हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? आशा है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिम्मेदारियों को लेकर व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं एकलव्य गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल। मैं रोमियो विद्यार्थी छपरा से। चलिए, आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, स्थिर वैद्युतिकी का तीसरा दिन। और जैसे कि पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में और वैद्युत आवेश के बारे में पीछे हमने चर्चा किया। साथ ही साथ बताया कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। बताया कि अदिश राशि क्या होती है, तो बताए थे कि अदिश राशि वैसी राशि जिसके पास केवल परिमाण होता है और जिसको जोड़ने के लिए साधारण बीजगणित विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी पीछे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। पहले आप उन दोनों वीडियो को बड़ा प्रेम से देखिएगा, फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग को चर्चा करना है आवेश का अगला टॉपिक, आवेश के आगे की चीजें। तब तक पीछे की कुछ क्वेश्चन, कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। अदिश के बाद सदिश की चर्चा की गई थी और बताया गया था कि वैसी राशि जिसको परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जिसको जोड़ने के लिए सदिश योग के या तो त्रिभुज नियम या सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज नियम का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल होता है, वेग होता है, विस्थापन होता है, आवेग होता है, विद्युत धारा घनत्व होता है, ये सभी के सभी क्या है? अदिश राशि, सॉरी सदिश राशि है। एक क्वेश्चन सदिश से बराबर पूछता है कि विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, फिर भी ये अदिश है क्यों? 11th क्लास में इस चीजों को बड़ा प्रेम से बताया जाता है कि देखिए भाई, क्योंकि विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, फिर भी अदिश इसलिए है क्योंकि जब भी विद्युत धारा को जोड़ा जाता है तो उसमें साधारण बीजगणित विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर किसी पहला तार में अगर 4 एम्पियर की धारा बह के आ रही हो और दूसरे 4 में 2 एम्पियर की धारा बह के आ रही हो तो कुल 6 एम्पियर की धारा बहेगी, यानी कि 4 + 2 6। यानी कि इसको जोड़ने के लिए साधारण बीजगणित विधि का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। सदिश की चर्चा करने के बाद हमने बताया था सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, उससे कैसे परिणामी सदिश को निकाला जाता है और परिणामी सदिश का परिमाण क्या होता है। कल क्वेश्चन दिए गए थे और उस क्वेश्चन के विशेष स्थिति की चर्चा की गई थी। उस क्वेश्चन में विशेष स्थिति के बारे में बताया गया था कि क्या होता है विशेष स्थिति और कैसे विशेष स्थिति को फाइंड आउट हम लोग करते हैं। यानी कि विशेष स्थिति लिखवाया गया था कि जब दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण हो, जब दोनों सदिश के बीच में 90 डिग्री कोण हो और जब दोनों सदिश के बीच में 180 डिग्री कोण हो। पिछले वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसको वहां से आप जरूर जाकर देखिएगा, यहां पर अच्छे से समझ में आएगा। कल ये क्वेश्चन आपके हम दिए गए थे होमवर्क के रूप में। कल ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में दिए गए थे और बोला गया था कि इसको आप करने के लिए कोशिश करिएगा कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। अगर इसको विशेष स्थिति से करें तो एक लाइन का है, अगर इसको परिणामी सदिश का परिमाण अगर कोई पूछेगा तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि दोनों के बीच में 180 का कोण बन रहा है, यानी कि दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो जब भी दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं उस कंडीशन में परिमाण को घटा लिया जाता है, यानी कि 5 न्यूटन माइनस का 3 न्यूटन, यानी कि आंसर आएगा 2 न्यूटन। अगर एक लाइन में हमारा विशेष स्थिति याद रहेगा तो एक लाइन में हम आंसर बोल सकते हैं इसका 2 न्यूटन। नहीं तो अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा, अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा पूरा डीप से, तो ए का मान यानी कि F1 का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 5 न्यूटन। अगर F2 का जो मान पूछेगा, F2 का जो मान दिया गया है वो दिया गया 3 न्यूटन। दोनों के बीच में जो थीटा का एंगल दिया गया है वो दिया गया है 180 डिग्री, वो दिया गया है 180 डिग्री। अगर कोई पूछेगा परिणामी सदिश तो परिणामी सदिश हो जाएगा F1 और प्लस का F2। अगर परिणामी सदिश का कोई परिमाण पूछ देगा तो उस कंडीशन में लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस का 2 गुना F1 गुना F2 cos थीटा। चलिए लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 गुना 3 गुना cos 180 डिग्री। चलिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 15 दूना 30। अब आया बात cos 180 का,
तो 11th क्लास के त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे 0 से 90 डिग्री का मान, और 11th क्लास में 90 से लेकर और किसी भी एंगल का 720 हो, 360 हो, 540 हो, किसी भी कोण का मान निकालने के लिए 11th क्लास में सिखाया गया था 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस करके, यानी कि 180 से जोड़ घटा के देख के, और नहीं तो 360 से जोड़ घटाव करके देख के और मान निकालना बताया गया था। क्योंकि वहां पर त्रिकोणमिति में आप चतुर्थांश पढ़े होंगे, त्रिकोणमितीय फलन का चतुर्थांश पढ़े होंगे कि पूरा जब एक सर्कल, त्रिकोणमितीय फलन जो है एक वृत्तीय फलन होता है जिसमें एक चक्कर में कुल 360 डिग्री का कोण बनता है, और उस 360 डिग्री में 90 तक हम लोग याद रखते हैं, 0 से लेकर 90 तक उसको प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद कहते हैं। 90 से 180 द्वितीय चतुर्थांश होता है, 180 से 270 तृतीय चतुर्थांश होता है, और 270 से लेकर 360 चतुर्थ चतुर्थांश होता है। और जब वो एक चक्कर, एक साइकिल पूरा करने के बाद जब दूसरा साइकिल फिर पूरा करता है तो फिर से वो प्रक्रम शुरू होता है 360 में जोड़ के। फिर जब 2 चक्कर पूरा कर लेता है तो 2 गुना 360, फिर 3 चक्कर पूरा करता है 3 गुना 360, ऐसे करके आगे इसकी प्रक्रिया बढ़कर वहां पर हम सीखे होंगे। 180 का मान निकालना, हम यहाँ डायरेक्ट मान लिख रहे हैं, इसका मान होता है माइनस का 1, मान होता है माइनस का 1। यहां पर लिख सकते हैं रूट अंडर 24 व 9 गो, 24 और 9 34, यहां पे माइनस का 30, घटाएंगे तो आएगा 4, घटाएंगे तो आएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो देखे थे लोग कि जब हम लोग करे थे विशेष स्थिति के नियम को जानकर, तब भी इसका आंसर कितना आया था 2 न्यूटन। हमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व किया, तब भी आंसर कितना आया 2 न्यूटन। तो अगर आप विशेष स्थिति याद रखते हैं तो विशेष स्थिति से क्वेश्चन आपके जल्दी बनते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी, तो आप उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे अगर विशेष स्थिति याद रहेगी तो। विशेष स्थिति पिछला वीडियो में बताया गया है, फिर से सुन लीजिए। विशेष स्थिति बोला गया कि 0 डिग्री का अगर होगा तो 0 डिग्री में जोड़ा जाएगा, 90 डिग्री होगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होता है, और 180 डिग्री होगा तो दोनों के परिमाण को क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है, दोनों के परिमाण को घटा लिया जाता है। चलिए इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन एक और है, इसको कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, दिया गया 2 बल जिसके परिमाण 5 न्यूटन और 3 न्यूटन है, एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर आरोपित हो रहा है। फिर वही चीज है, यानी कि F1 का जो मान है वो F1 का मान है 5 न्यूटन, F2 का जो मान है वो F2 का मान है 3 न्यूटन, और यहां पर थीटा जो दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है, थीटा जो दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। फिर परिणामी सदिश अगर निकालिएगा तो F1 और प्लस का F2, अगर परिणामी सदिश के परिमाण की चर्चा करिएगा तो रूट अंडर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस का 2 गुना F1 गुना F2 कॉस थीटा। अगर आप मान रखने जाइएगा तो फिर से वही 5 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 2 गुने 5 गुने 3 गुने कॉस 30 डिग्री, यानी कि मान रखेंगे तो 25 प्लस का 9 और 5 30 गुना रूट 3/2, 2 से काटेंगे तो 15। इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 34, अब प्लस का लिख सकते हैं 15 रूट 3। अब यहाँ 34 जो है वो परमीय संख्या है और 15 रूट 3 एक अपरमीय संख्या है, तो दोनों का योगफल सम होने हैं, रूट का मान निकाल कर तब योगफल निकालना पड़ेगा। तो आप यही आंसर कर सकते हैं न्यूटन। देख लेंगे यहां परिणामी सदिश। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आते हैं हम आगे की चीजों पर और चर्चा करेंगे हम आज आवेश के प्रकार के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा आवेश के बारे में। आवेश बताए थे कि वही चीज जो बचपन की चीजें, बाल से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठाना। ठीक है, यानी कि आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु दूसरे वस्तु पर विद्युतीय बल आरोपित करते हैं। उसके पास चार्ज आएगा तो कहीं पर जाकर दिखाती है कि हाँ देखिए भाई मेरे पास है, तो दूसरे पर विद्युतीय बल आरोपित करती है तथा खुद किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जाकर और विद्युत बल का अनुभव भी करती है, यानी कि पता लगा लेती है कि यहाँ पर चीजें है। वहीं पर आवेश क्या है, हम लोग प्रकार देखेंगे तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं।
पहला को कहा जाता है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को कहा जाता है ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। आखिर इस बात का पता लगाया कैसे, किसने लगाया और कैसे लगाया कि भाई आवेश के दो ही प्रकार होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो यहां पर सबसे पहले 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा इस बात की खोज की गई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। यानी कि 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा कुछ प्रयोग किए गए और प्रयोग करके पता लगाया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग करके इस बात का पता लगाया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। उनके द्वारा कुछ निम्नलिखित प्रयोग किए गए। पहला प्रयोग क्या किया गया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा कांच को रेशम से रगड़ा गया और कांच के आवेश को धन आवेश माना गया। यानी कि रेशम देखे ना, और देखिएगा गांव देहात में खाद का जो बोरा आता है उसमें रेशम के धागे से सिए रहते हैं, रेशम देखोगे सिल्क, यानी कि उस रेशम को लेके कांच को लेकर बड़ा मजबूत होता है रेशम, देखने में बड़ा पतला होता है, अगर हमको आसानी से ले लेना तो उसको चाहे तोड़ने के लिए तो टूट नहीं सकता है। कहा जाता है ना कि जो जैसा देखने में होता है वैसा वाकई में होता नहीं है। ये नहीं होता कि आप किसी को देख के और पता लगा पाए कि हाँ वो क्या है, उसके अंदर क्या खूबी है, ये देख के नहीं, जब आजमाते हैं तब जाके पता चलता है, जब आजमाते हैं तब जाके पता चलता है। तो रेशम का धागा देखिएगा बड़ा पतला सा होता है, बड़ा मुलायम होता है, देखने में मुलायम होता है, लेकिन जब उसको तोड़ने जाइएगा तो पतला आपका हाथ काट दिया, वो नहीं टूटा। ठीक है, तो जब रेशम को कांच से रगड़ा गया तो उस पर आवेश आ गए और कांच के आवेश को उन्होंने क्या माना, पॉजिटिव माना, यानी कि धन आवेश माना। ठीक है, और कांच के आवेश आज तक जानते हैं धन आवेश और ऋण आवेश। क्या कोई आपसे पूछे कि धन आवेश का प्राचीन नाम क्या है, यानी कि पहले धन आवेश को क्या कहा जाता, बता सकते हैं? जवाब होगा नहीं। तो धन आवेश का जो प्राचीन नाम है वो बीटीएस है। धन आवेश का प्राचीन नाम क्या है, बीटीएस है, यानी कि पहले इसको बीटीएस कहा जाता था। धन आवेश का जो प्राचीन नाम है वो बीटीएस, यानी कांच के आवेश अर्थात धन आवेश को प्राचीन में बीटीएस कहा जाता है। क्या कहा जाता था, बीटीएस कहा जाता था। कोई पूछेगा बीटीएस, तो बीटीएस का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, बीटीएस का मतलब होता है धन आवेश, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का प्राचीन नाम क्या है, बीटीएस है। दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, तो दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अंबर या एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़ा। अंबर, चले बिल्ली के खाल को तो नहीं देखे होंगे लोग, देखे होंगे हम लोग के यहाँ मटन, यानी खांसी जब कटाता है तो जब चीख खांसी काट लेता है तो उसकी चमड़ा को निकालता है, ठीक है, और चमड़ा को निकाल कर अलग रख देता है, तो उसका तो खाल देकर वैसे ही बिल्ली के खाल को अंबर या एबोनाइट से रगड़ा गया। कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिल्ली के खाल को अंबर या एबोनाइट से रगड़ के देखा तो फिर भी आवेश उत्पन्न हो गया, और अंबर या एबोनाइट के आवेश को, यानी कि अंबर या एबोनाइट के आवेश को उन्होंने ऋण आवेश माना। उन्होंने क्या माना, ऋण आवेश माना। ठीक है, अंबर का आवेश अर्थात ऋण आवेश का प्राचीन नाम रेजिनस है, यानी कि र से ऋण और र से रेजिनस। ऋण आवेश का जो प्राचीन नाम है वो रेजिनस है। तो कोई पूछेगा कि धन आवेश का प्राचीन नाम, तो धन आवेश का प्राचीन नाम बीटीएस है। ऋण आवेश का प्राचीन नाम, तो ऋण आवेश का प्राचीन नाम क्या है, रेजिनस है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो धन आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। धन आवेश का प्राचीन नाम बीटीएस है और ऋण आवेश का प्राचीन नाम क्या है, रेजिनस है। 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा प्रयोग किया गया और प्रयोग करके बताया गया कि देखिए भाई आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं। बार बार एक चीज को पिछले दोनों वीडियो में बोले थे कि आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। बिना नोट्स के क्लास नहीं हो पाते हैं। आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो पीछे चीजें क्या क्या चीजें पढ़ाई गई थी वो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। और पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना, पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना, यानी कि पढ़ने के साथ साथ जरूरी है रिवीजन करना। ये नहीं है कि सब चीज पढ़ गए बता रहा कि हमको कुछ भी याद नहीं है, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए आगे आज हम लोग देखते हैं आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता क्या होती है, यानी किसे कहते हैं आवेश की ध्रुवता, तो वह गुण जो यह बतलाता है, वह गुण जो यह बतलाता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश की ध्रुवता कहलाती है। लिखा गया है कि वह गुण जो यह बतलाता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं, चाहे आवेश की ध्रुवता कहलाता है। यानी कि वह गुण जो यह बताता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं,
आवेश की ध्रुवता कहते हैं, आवेश का ध्रुवता कहलाता है वो। ठीक है, अब आते हैं जो पहला दिन बताए थे कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमके 3 नियम पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 नियम पढ़ने हैं? तो पहला पढ़ना है कैवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम, कैवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम। दूसरा पढ़ना है हम लोग का कूलाम साहब का नियम, और तीसरा पढ़ना है हम लोग का गॉस साहब का नियम। इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 नियम पढ़ने हैं, कैवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम, दूसरा है कूलाम साहब का नियम, और तीसरा है गॉस साहब का नियम। चलिए, कैवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम क्या कहता है? तो कैवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम क्या कहता है भाई? तो कैवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम से ये बताए, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने खोज दिया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है धन आवेश यानी लड़का, और दूसरे को कहा जाता है ऋण आवेश यानी कि लड़की। अब देखिएगा, 2 चीजें आप देखिएगा घर में, कभी भी 2 भाई में एक साथ पटरी नहीं खा सकता है। अगर 2 भाई हो तो उनके साथ एकदम ये नहीं होता है कि शादी विवाह होने के बाद ही उनके बीच में अलगाव होता है, यानी कि उनमें जमता नहीं है। उनमें क्या होता है? जमता नहीं है। खास करके जमुआ होंगे तो और नहीं, यानी ट्विंस ब्रदर होंगे तो और नहीं, मतलब एक अजब तरीका से रहता है। तो उसी को कैवेंडिश साहब ने अपने आवेश के बारे में समझाया कि देखिए भाई, जो 2 समान आवेश होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे देखिएगा, 2 दोस्तें हैं बराबर, कभी कभी लोग क्लास जाते हैं आते हैं, चाहे बचपन में देखते होंगे, किसी ना किसी 2 लड़कों से अक्सर झगड़ा हो जाता होगा। 2 लड़की आपस में अक्सर, उसे तो झगड़ा कम करते, मुंह ज्यादा फुलाती है सब, जाओ तुमसे नहीं बोलेंगे हम, कल से बंद, बातचीत बंद, फिर 2 दिन बाद फिर एक ही साथ बैठ रही है सब। ठीक है, तो क्लास में अक्सर जरूर देखे होंगे लोग, कभी भी 2 लड़कियों से, क्या कभी क्लास में ऐसे देखे कि एक लड़का और एक लड़की झगड़ा कर रहा हो? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसी को कैवेंडिश साहब ने कहा है कि भाई देखिए भाई, 2 जो समान आवेश होता है ना, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को पास आने नहीं देते हैं। किसी की सबसे बड़ी चीज होती है ना कि अगर कंपटीटर कोई होता है तो लड़का का कंपटीटर लड़का ही होता है किसी भी क्षेत्र में। जैसे अगर कोई चीज अच्छा होता है तो अगर लड़का आगे निकल रहा है तो उसका एकदम देख के उसके जलने वाले लड़के ही होंगे, अरे हमसे आगे निकल रहा है, पढ़ने में आगे है, तो उसका पैर वही खींचता है। ठीक है, तो वैसे ही 2 समान आवेश यानी कि धन आवेश, मान चलो कोई एक गोला है जिसके पास प्लस वाला साइन है, ठीक है, और कोई दूसरा गोला है इसके पास भी प्लस वाला साइन है। ठीक है, दोनों गोला को एक दूसरे की तरफ लाया गया, दोनों गोला को एक दूसरे की तरफ लाया जा रहा है। जैसे जब दोनों गोला एक दूसरे के पास आएगा ना, जैसे दोनों गोला एक दूसरे के पास आएगा, तुरंत उसको क्या करेगा? वो हटाएगा, तुरंत उसको रिपेल करेगा, तुरंत झटका मारेगा, नहीं मेरा कुर्सी तुम लो मत, तुम अपना रहो, हम अपने तरफ रहेंगे। यानी कि कभी भी 2 पटरी तो नहीं खा सकता है भाई। कभी भी आज तक नहीं देखे होंगे कि मतलब 2 समान चीज में प्रेम रहे, 2 लड़कों के बीच में प्रेम रहे, ये संभव नहीं है। एकदम तुरंत अलग अलग, समझ रहे हैं ना? तुरंत मतलब कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से ये बात केवल लड़कों के लिए लागू नहीं होता है। लड़का तो निकम्मो रहता है, तो ये सब एकदम A ग्रेड वाला में एक साथ तो ये सब का पटरी एकदम खा नहीं सकता है। ठीक है, तुरंत एकदम बस जहां कुछ बात बनी तब तक ठीक, और जहां थोड़ी सी हुई एकदम ना होता है। क्लास में भी हम लोग पढ़ाते थे पल पल में एकदम, एक कहता ना कि हिंदी में गाना रहता है कि क्षण से जो टूटा कोई सपना, एकदम वैसे फीलिंग देखने के लिए मिलता है क्लास में। समझ रहे हो ना? कि हम साथ में अभी लो है तो ठीक, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तक पता लगा कि जा, उसके बारे में पूछा गया कि उससे ऐसी करो, हम नहीं जानते उसके बारे में। अरे क्या बात हुआ भाई? एकदम पल भर में समाप्त। समझ रहे ना? तो कभी भी एक दूसरे से पटरी खाया नहीं था। ये केवल नियम आज लागू नहीं होता है, ये बहुत पहले कैवेंडिश साहब ने इस चीज को बता दिया था कि देखिए भाई, 2 सजातीय आवेश, सजातीय स मतलब समान, स मतलब समान, तो 2 सजातीय आवेश, 2 सजातीय
आवेश में कभी भी पटरी नहीं खाएगा। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे अगर एक के पास पॉजिटिव साइन है और दूसरा के पास निगेटिव साइन है, एकदम जैसे पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन के पास लाया जाएगा, कहना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत एक दूसरे से आकर चिपकेंगे। ओ बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, समझ ना। देखिएगा क्लास में भी अक्सर कोई फेयर आगे कर लिया हो, कोई लड़का, और फिर उसका दोस्त मांगे तनी कॉपी दो, तो बोला कि ना नहीं है कॉपी। हाँ तुमको कॉपी काहे दे, ठीक है। और तब तक पता चला कि कोई फिर गर्ल्स मांगे कि मेरा कॉपी नहीं, थोड़ा सा कॉपी दीजिए ना, तुरंत तो अपना चिंता नहीं करेगा, लो भाई ले जाओ कॉपी फेयर करो, ठीक है। तो केवेंडिश साहब ने इस चीज को पहले ही बता दिया था, सिर्फ और सिर्फ ये नियम के लिए समझने के लिए, बस याद रखिएगा। आपको याद रखने का तरीका है, केवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम क्या होता है, तो आप सीधे एक शब्द में याद रखिएगा कि दो समान में कभी पटरी खाएगा नहीं, पटरी खाएगा असमान में, यानी कि दो लड़के को साथ रखा जाएगा, मार के मुना फोड़ फाड़ के बराबर कर देगा सब। एक लड़का और एक लड़की को साथ रखा जाएगा, कभी ये संभव नहीं है कि झगड़ा हो जाए, समझ आया ना। यानी कि यही था केवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम। केवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम, यानी कि केवेंडिश साहब अपने नियम में कहे क्या थे, तो इस चीज को इनको थोड़ा नियम को समझ लिया जाए, ताकि परीक्षा तो इनके नियमों को लिखना ना, परीक्षा जाके ये मत लिख दीजिएगा कि दो लड़का में पटरी नहीं खाता है और एक लड़का और एक लड़की में आराम से पटरी खाता है, समझ रहे ना। ये बस केवल समझने के लिए, चीजों को याद कैसे रखा जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं कठिन, बहुत कठिन नियम है, कुछ नहीं कठिन है। अगर हमारी दुनियादारी को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, अगर चीजों को अच्छे से आपके पास केवल सोचने की शक्ति बढ़ी, कोई भी विषय वस्तु कठिन नहीं है। बस हम लोग कठिन तब तक लगता है जब तक हम लोग उसको रटने जाते हैं। जब हम उसको रटना, पढ़ना नहीं, हम उसको रटना शुरू कर देते हैं, हमारे पास बस केवल दिमाग में एक चीज रहता है कि ये चीज हमको आ जाना चाहिए, ये चीज हमको आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो परीक्षा में नंबर नहीं आएंगे, परीक्षा में नंबर नहीं आएंगे तो घर वाले बहुत डांटेंगे, घर वाले बहुत डांटेंगे, यानी कि हम लोग डर से। तो पढ़ाई दो तरीके से तो होता है, एक होता है शौक और दूसरा होता है डर। तो डर वाली पढ़ाई बचपन की थी, जब हम लोग स्लेट पेंसिल लेके जाते थे और पेंसिल खा जाते थे, वो पढ़ाई डर का था। अब ये पढ़ाई हम लोग की शौक की होने लगी है, और शौक में किसी चीज का भय नहीं है, आराम से चीजों को समझना और सीखने की जरूरत है, समझ रहे हैं ना। जब आप समझना और सीखना शुरू कर देंगे ना, तो ये चीजें ऑटोमेटिक आपको दिन ब दिन समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप इसको समझ में आएगा तो आप इसको अपने भाषा में लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे भी आकर्षण, केवेंडिश साहब का हमने आकर्षण प्रतिकर्षण नियम बताया, तो केवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम अगर नहीं समझ तो रटिएगा कि भाई दो सजातीय आवेश, मालूम है नहीं कि सजातीय मतलब क्या होता है, विजातीय मतलब क्या होता है, तो क्या कीजिएगा, रटिएगा सिर्फ और सिर्फ उसको। सजातीय बता दीजिए, स मतलब समान, समान जात के, बी मतलब अलग अलग, बी मतलब अलग अलग, यानी कि सजातीय समान और बी जातीय अलग अलग, यानी कि दो धन आवेश एक दूसरे के साथ रहेंगे कभी नहीं, दो ऋण आवेश एक दूसरे के साथ रहेंगे कभी नहीं। और क्या एक धन और एक ऋण के साथ रहेगा? बिल्कुल रहेगा, ये भी पूछने वाली बात है, बिल्कुल रहेगा। यानी कि दो समान आवेश एक दूसरे के साथ कभी रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे के जब भी आएंगे तो झगड़ा करके हटेंगे, और दो विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ आकर्षण में रहते हैं। यही था केवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम, जिसको समझाने के लिए हमने क्लास के एग्जाम्पल को देके देखा, क्लास के एग्जाम्पल को दिया। यानी कि कहा गया कि दो लड़के रहेंगे आसपास में, तो एकदम एक दूसरे से कॉपी मंगा दीजिए, नहीं दे सकता है, लेकिन वही चार्ज अलग अलग हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फेयर नहीं भी लिखाएगा तो चल जाओ, ठीक है। तो ये था केवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम, केवेंडिश साहब का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। यहां तक, तब तक ले धन्यवाद। और हाँ, साथ ही साथ एक चीज और कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा भाई, सभी विद्यार्थियों से कहती है कि नोट जरूर बनाइएगा। और हाँ, वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा ना, अगर वीडियो लग रहा होगा कि हाँ समझ में आ रहा है, तो एक कमेंट में प्यारा सा दिल जरूर दीजिएगा,
ताकि कहा जाता है, कल ही बोले थे ना कि आप लोग का ऊर्जा और आप लोग का प्यार ही हम लोग के लिए ईंधन का काम करता है। गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो देखते हैं ना, गाड़ी में फ्यूल पेट्रोल डाले जाते हैं ना, तो बस वही चीजें हैं हम लोग के लिए। हम लोग का पेट्रोल आप ही लोग हैं, ठीक है। तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा दिल जरूर दीजिएगा, और हाँ, अगर समझ में आ रहा होगा ना तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि YouTube पर एकलव्य गुरुकुल क्लासेज के चैनल पर 12th का फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हुआ है, एक बार जरूर जाके देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर जो कहिएगा सो, एकदम समझाने की और सिखाने की 100% गारंटी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर जो बोलिएगा सो, समझाने और सिखाने, बस ये है कि नियमितता बननी रहनी चाहिए। बस कारण यह है कि आप लोग के पास नियमितता रेगुलरिटी बननी रहनी चाहिए। ये वीडियो एकदम आपको शाम को 6 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलता है। आप जरूर शाम को जब पढ़ने बैठे तो शाम के रूटीन में आप फिजिक्स को जरूर अपने रूटीन में लिख कर रखें, और साथ ही साथ नोट जरूर बनाइएगा। नोट्स के लिए एक नंबर भी दिया गया था आपको 8789429834, 8789429834, यानी कि ये नंबर आपको दिए गए थे, इस पर आप मैसेज करिएगा तो आपको नोट्स आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। नहीं तो यहाँ पर एकलव्य गुरुकुल क्लासेज का व्हाट्सएप चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप उस ग्रुप में जुड़ के आप वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।